गायत्री पीजी कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान में हमारे पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत हम आज कक्षा में न्यायिक सक्रियतावाद जुडिशियल एक्टिविटीज़ के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। देखिए, हमने पिछली कक्षा में न्यायिक पुनरावलोकन या न्यायिक पुनर्विलोकन के बारे में समझा, स्पष्ट किया कि इस शक्ति के माध्यम से हमारे संविधान की किस प्रकार से रक्षा तथा सर्वोच्चता बनाए रखने का काम किया जाता है। देखिए, आज हम देखेंगे हमारे संविधान में जिसका उल्लेख तो नहीं है, लेकिन हमारी न्यायपालिका ने कुछ ऐसे परिस्थितियां बनी कि जिससे धीरे धीरे ये शक्ति स्वतः ग्रहण कर ली। ध्यान रखना, न्यायिक पुनरावलोकन अर्थात जुडिशियल रिव्यू एक प्रकार से संवैधानिक उपबंध है, संविधान का हिस्सा है, उसका उल्लेख संविधान में किया गया है। लेकिन आज जिसका हम अध्ययन करने जा रहे हैं न्यायिक सक्रियतावाद, इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है, कोई किसी अनुबंध या किसी प्रकार के किसी अनुच्छेद में इसका उल्लेख नहीं है, कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसलिए आपको ये समझना है कि न्यायिक सक्रियतावाद का संविधान से कोई लेना देना नहीं है। ये हमारी न्यायपालिका, हमारी सर्वोच्च अदालत, हमारा सुप्रीम कोर्ट की एक प्रकार से एक नया इनोवेशन है कि समय के साथ साथ ये उन्होंने एक शक्ति अर्जित की है, जिसके तहत जो कार्य किए जाते हैं मैं आगे आपका विस्तृत विश्लेषण, विस्तृत विवरण आपको मैं स्पष्ट कर रहा हूँ। आपको मैं सबसे पहले ये स्पष्ट किया कि न्यायिक पुनरावलोकन, जिसकी हमने पूरी डिटेल से व्याख्या पिछली कक्षा में कर ली है कि उसका हमारे संविधान में अनुच्छेद 13, 32, 131, 132, 33 में उल्लेख किया गया है, वहाँ से ये शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन न्यायिक सक्रियता का संविधान में किसी भी हिस्से में उसका कोई उल्लेख नहीं है। तो ये क्या है, कैसे है, आइए हम सब समझते हैं। तो देखिए, मैं एक बार पुनः स्पष्ट करता हूँ कि भारतीय संविधान द्वारा भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, बिल्कुल की गई है। आप सभी को पता है कि हमारे संविधान भारत में एक प्रकार के किस प्रकार से शासन व्यवस्था की स्थापना करता है, लोकतांत्रिक, जिसमें संपूर्ण सत्ता किसके हाथ पर है, जनता के। जनता सर्वोच्च सत्ताधारी है। संविधान संविधानवादी शासन में विश्वास करता है, अर्थात संविधान है वो संविधान में लिखे हुए उपबंधों के अनुरूप शासन व्यवस्था में ही विश्वास करता है। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था की गई है, जो मैंने आपको स्पष्ट किया कि अनुच्छेद 13, 32, 131, 32, 33 में उल्लेख कर रखा है। ठीक है, उसमें ये पूरा उल्लेख किया गया। कालांतर में न्यायपालिका ने यह भी अनुभव किया, अब समय के साथ जो जो आगे बढ़े, हमारा लोकतंत्र विकसित अवस्था की ओर बढ़ता रहा, ये अनुभव किया कि उसे ये भी शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। हम ये किसने अनुभव किया है, हमारी न्यायपालिका ने अनुभव किया है कि उसे ये भी शक्ति प्राप्त होनी चाहिए। कैसी शक्ति, कि यदि कार्यपालिका अकर्मण्यता के कारण अपने कर्तव्यों की अनदेखी करे, अर्थात हमारी जो कार्यपालिका है, हमारी मंत्री परिषद है, हमारी स्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की जो कार्यपालिका है, ये अपने कर्तव्य पद से हट जाए, किम कर्तव्य मूढ़ हो जाए, जनता के कार्यों से पीछे हटने का काम करे, या जनता के जो कर्तव्य उनकी अनदेखी करें, या फिर वो अपना मनमाना आचरण करने की प्रवृत्ति अपनाए, जवाबदारी जिम्मेदारी नाम की कोई चीज ही नहीं रहे, तब न्यायपालिका उसे कर्तव्य पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश देगी, ये दे सकती है। यह शक्ति उन्होंने समय के साथ अर्जित कर ली। सोचा आपने कि यदि हमारे जो, क्योंकि देखो हमारी जनता का कल्याण न्यायपालिका नहीं है, उसका दायित्व नहीं है, किसका है, कार्यपालिका का। कार्यपालिका हम सब भारतीय जनता नागरिक का जो भी अपना लोक कल्याणकारी का जो सपना है, या फिर जनता का जो विकास है, जनता के लिए जो भी योजना, जो भी नीति, जो भी निर्माण, जो कुछ भी है,
वो कार्यपालिका करती है। लेकिन कार्यपालिका अपने कर्तव्य से हट जाए, मनमाना आचरण करे, भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद, काम पेंडिंग करना, मनमाना आचरण करने पे उतारू हो जाए, तो क्या लोकतंत्र ऐसे चलता रहेगा क्या? तब क्या होगा? तब हमारी न्यायपालिका है ये कार्यपालिका को बिल्कुल पॉइंट आउट करेगी कि आप अपने कर्तव्य पालन करें, अपना कर्तव्य पालन करें, अपने कर्तव्य से हटे नहीं। आप कर्तव्य से हटेंगे तो ये समझा जाएगा कि आपने संविधान में लिखित उपबंधों का आप गलत मिसयूज कर रहे हैं, संविधान के विपरीत जा रहे हैं। इसलिए उसको कर्तव्य पालन के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए जाते हैं। ये कहलाती है न्यायिक सक्रियतावाद, यानी एक प्रकार से सक्रिय होकर आगे बढ़कर किसी को अपने कर्तव्य का आभास कराना, कर्तव्य का पालन कराना, ये कहलाता है न्यायिक सक्रियतावाद। आई बात समझ में? अपने कर्तव्य का उसको आभास दिलाना कि आप ये क्या कर रहे हो, आप अपने कर्तव्य से भटक रहे हो, आप ये काम करिए, आप अपने कर्तव्य से विमुख मत हुए। एक प्रकार से ये भाव पैदा कराना हमारी कार्यपालिका में, ये कहलाता है न्यायिक सक्रियतावाद। लेकिन जब कार्यपालिका ये नहीं करती है तो न्यायपालिका को सामने आना पड़ता है। न्यायपालिका को एक प्रकार से एक न चाहकर भी अपने बाहर जाकर ये कदम रखना पड़ता है कि आप ये काम क्यों नहीं करें, आप काम करिए, जनता को न्याय दीजिए, जनता के काम करिए। ये हमारी न्यायपालिका की बहुत बड़ी एक मतलब नवीनतम शक्ति के रूप में देखा जाता है। और हाँ, आप और हम सभी को पता है कि हम मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से, पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, जहाँ कहीं भी जो भी हमें दिखाई देता है हमारे ज्ञान में वृद्धि का संसाधन, हमें दिखाई देता है कि हमारा सुप्रीम कोर्ट, हमारा हाई कोर्ट किस प्रकार से इस जुडिशियल एक्टिविटीज़ में अर्थात न्यायिक सक्रियतावाद को आगे बढ़ाकर हम सब लोगों को न्याय देने का काम किया जाता है। ये बहुत ही काबिल तारीफ माना जाता है। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्थापिका के मनमाने कानूनों पर रोक लगाने का साधन है, आप सभी को पता है, कल हमने स्पष्ट किया था। उसी प्रकार से जो हमारा न्यायिक सक्रियतावाद है वो कार्यपालिका को कर्तव्य पालन की दिशा में प्रवृत्त करने का या मनमाने आचरण को रोकने का साधन है। बात समझ में आ गई कि न्यायिक पुनर्विलोकन व्यवस्थापिका को मनमाने कानूनों को निर्माण करने से रोकने का साधन है, तो उसी प्रकार से जो हमारा न्यायिक सक्रियतावाद है वो कार्यपालिका को मनमाने आचरण को रोकने का साधन है। समझ गया? ये चीज़ है। न्यायिक सक्रियता को व्यवस्था में निहित गतिशीलता, शासन की कमजोरियों एवं दोषों तथा बदली हुई परिस्थितियों ने जन्म दिया। अभी जो न्यायिक सक्रियता है ये हमारी व्यवस्था के अंदर ऐसी कुछ गतिशीलता आई, यानी कुछ नवीनतम उसमें कुछ इनोवेशन हुआ। दूसरे शासन की जो कमजोरियां समय के साथ सामने आई, कुछ दोष सामने आए और कुछ ऐसी बदलती हुई परिस्थितियां आई जिससे न्यायिक सक्रियतावाद को जन्म दिया। न्यायिक सक्रियतावाद की स्थिति को न्यायपालिका द्वारा उस देश में अपनाया जा सकता है जिस देश में न्यायिक पुनर्विलोकन की व्यवस्था होती है। ध्यान रखना, हर देश की न्यायपालिका ये नहीं अपना सकती है। जिस देश में न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति है उस देश में न्यायपालिका के पास या शक्तिशाली न्यायपालिका है तो ही वो अपनाया जा सकता है, अन्यथा उसे नहीं अपनाया जा सकता है। बात स्पष्ट हुई? तो देखिए अब हम समझते हैं कि न्यायिक सक्रियता के उदय के कारण क्या क्या थे, क्यों इसको अपनाना पड़ा। तो देखो, सबसे पहले इसकी शुरुआत ये मानी जाती है कि अमेरिका के जो सर्वोच्च न्यायालय है, अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक नवीनतम इनोवेशन किया गया कि जनहित अभियोग शुरू किए गए। क्या शुरू किए गए? PIL, यानी जनहित अभियोग, जिसको हिंदी में कहा जाता है। अगर कोई व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह जनता के हित के लिए किसी प्रकार का कोई अभियोग सर्वोच्च अदालत में लाता है जिसे एक व्यक्तिगत हित न होकर सामान्य हित की इसमें बात की जाती है, तो वो अदालत उस पक्ष को सुनती है, उसमें न्याय देने का काम करती है। तो ये क्या हुआ कि अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में ये इस प्रकार के जनहित अभियोग शुरू हुए, तो हमारी न्यायपालिका ने सोचा कि हमारे यहाँ पर अगर ऐसा हो तो बेहद अच्छा होता। हमारी जो भी कमजोरियां हैं, हमारी जो भी हमारी कार्यपालिका अकर्मण्यता की वजह से या मनमाने आचरण को करे, उस पर लगाम लगाई जा सकती है। एक तो इससे कि अमेरिका से प्रेरित हुए। दूसरा, हमारे यहाँ की बात करें कि हमारे हिंदुस्तान के जो राजनीतिक दल है, राजनीतिक दलों व दलीय नेताओं के आचरण में बहुत ही गिरावट आ गई थी।
कहने के तात्पर्य हमारे राजनीतिक दल है उनके मन में ये इनके प्रकार की सत्ता प्राप्त करनी, सत्ता के लिए कुछ भी करो, दल बदलना है, सुबह किस दल में थे शाम को किस बदल में आ गए, मनमाना आचरण, ऐसा स्तरहीन मतलब आचरण हो गया कि जिससे मतलब देखने में शर्म आए, बात सुनने में शर्म आए कि ये किस प्रकार का आचरण है, इस देश की राजनीतिक पुरोधा किस प्रकार से हरकतों को उतारू हो गए। तो इससे भी हमारा न्यायपालिका है उसको भी एक प्रकार से लगा कि इस लोकतंत्र किस दिशा में जा रहा है। तीसरा कारण देखा जाए तो विधायी व्यवस्था है उसमें घोर अव्यवस्था हो गई, अर्थात आप देखेंगे 1989 के बाद से जिस प्रकार से या फिर अपन देखते हैं 77 से 80 वाला दौर, मिली जुली सरकार का जो अस्तित्व आया, यहाँ फिर जो अपन देखते हैं कि जब किसी एक सत्ताधारी, एक लंबे समय से अनवरत सत्ताधारी दल द्वारा जिस प्रकार से मनमाना आचरण किया जा रहा था, जिस प्रकार से संविधान में संशोधन करने की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी, जनता के कर्तव्य से विमुख होते जा रहे थे, तो ये जो अव्यवस्था फैली इसको भी नियत करना बेहद जरूरी था। अगला जो है कि कार्यपालिका की अक्षमता, यानी हमारी जो कार्यपालिका है वो अनस्किल्ड हो गई, अर्थात उसमें लोगों के प्रति जवाबदारी, पारदर्शिता, सुशासन जैसे शब्द ही गायब हो गए। बड़े बड़े मंत्रिमंडल, काम करो और एक सत्ता का उपभोग करो और चले जाओ, किसी प्रकार से कोई भी जवाबदारी बिल्कुल ख़त्म सी हो गई थी। या फिर एक प्रकार से भ्रष्टाचार, लाल फीताशाही, भाई भतीजावाद, योजनाओं में देरी, जनता के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं, इस प्रकार की जब देखा तो भी हमारी न्यायपालिका इसको सहन नहीं कर पा रही थी। फिर अगला देखें कार्यपालिका अपने दायित्वों से बचने की प्रवृत्ति। अब देखो कार्यपालिका को जब पता लगा कि न्यायपालिका इस प्रकार से हस्तक्षेप करके हमको अपने मार्ग पर लगाने की कोशिश करती है, तो कार्यपालिका भी बड़ी चालाक हो गई कि चलो न्यायपालिका पे डाल दो, जो भी करेगी न्यायपालिका करेगी, अपने क्या है। तो ये हर समय हर दायित्व से बचने की प्रवृत्ति पर उतारू हो गई कार्यपालिका। और साथ ही साथ राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था में इतना भ्रष्टाचार हो गया कि आप मानोगे नहीं, हमारे देश क्या सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लिए हमारे देश में बहुत बड़ी एक प्रकार से वित्तीय बोझ, कार्यकुशलता, प्रशासन हर एक स्तर पर इतना भ्रष्टाचार फैल गया कि जिससे उबरना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। घोटालों पे घोटाले होते जा रहे थे, ठीक है। तो इससे भी हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा महसूस हो रहा था, लोगों का विश्वास उठता जा रहा था। तो लोगों ने अपनी निगाह, आशा भरी निगाहों से न्यायपालिका की तरफ देखा। तब न्यायपालिका अपने एक कदम बाहर रखकर कार्यपालिका को अपने कर्तव्य का आभास दिलाते हुए अपने कुछ आदेश देने शुरू किए, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से मान सकते हैं कि भारत में न्यायिक सक्रियता का उदय हुआ। अब देखते हैं कि शुरुआत कब हुई, कैसे हुई। तो देखो मैं आपको बताता हूँ कि 1980 के दशक में न्यायिक सक्रियता का अच्छे ढंग से उद्भव होता है। 1980 से पहले ये चीज़ नहीं थी। 1980 के दशक से ये सब कुछ जुडिशियल एक्टिविटीज़ में शुरुआत हुआ। समय के साथ ये धारणा और भी विकसित हो गई, ठीक है। और आपको पता है कि इस धारणा पर बलवती होते होते एक बार अमेरिका की जो टाइम्स पत्रिका है उसने भारत की न्यायपालिका को दुनिया की सबसे सक्रिय न्यायपालिका का करार दे दिया। यानी उसको कहा कि इंडिया की जो जुडिशरी है वो बहुत ही एक्टिव जुडिशरी के रूप में अपनी भूमिका निभा रहा है। और सबसे पहले जो शुरुआत है इस न्यायिक सक्रियता की वो है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जस्टिस P.N. भगवती। भारत में न्यायिक सक्रियता के जो जनक माने जाते हैं वो जस्टिस P.N. भगवती माने जाते हैं, ठीक है। P.N. भगवती ने इस प्रकार से ये कहा गया कि विभिन्न प्रकार के जो जनहित अभियोग हैं, कोई व्यक्ति भी लगा सकता है, कोई व्यक्तियों का समूह भी लगा सकते हैं, बस जो हित है वो सार्वजनिक हित होना चाहिए, व्यक्तिगत हित नहीं होना चाहिए। और हम PIL किसी को भी मान सकते हैं, एक सामान्य पोस्ट गार्ड को भी मान सकते हैं, सामान्य किसी कागज़ पर लिखे हुए जो भी लेटर होता है उसको भी मान सकते हैं, और किसी पत्र पत्रिका में अखबार में छपी हुई खबर को भी मान सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से ये न्यायिक सक्रियता की शुरुआत हुई, जनहित अभियोग की शुरुआत हुई। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे विशेषकर अपन मई 2010 के आसपास की बात करें, उस समय हमारे सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश थे H.H. कपारिया,
एच.एस. कपाड़िया बनने के बाद में सुप्रीम कोर्ट ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध ऐसी लड़ाई लड़ी, इतनी सक्रिय भूमिका निभाई कि आपको पता होगा कि जो 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हुआ था उसके 122 लाइसेंस रद्द करके ये पूरा घोटाला, कोयला घोटाला है, या फिर जितने भी बड़े बड़े घोटाले हुए सभी घोटालों को बिल्कुल सरकार ने बड़ी भूमिका के साथ एक सक्रिय हमारी न्यायपालिका ने सक्रिय भूमिका निभाकर इन सभी घोटालों के लिए SIT और विभिन्न प्रकार की जांच एजेंसी बैठाकर उनकी जांच करवाने का पुरजोर तरीके से हमारी कार्यपालिका को निर्देश दिए। तो समझ सकते हैं कि एक प्रकार से जुडिशियल एक्टिविटीज़ में न्यायिक सक्रियतावाद हमारे एक प्रकार से गैर संवैधानिक कदम उठाते हुए भी हमारी कार्यपालिका को उसे कर्तव्य का आभास दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अतः उसको एक परिभाषा के रूप में देखा जाए तो संविधान, कानून व अपने दायित्वों के प्रसंग में कानूनी व्याख्या से लेकर या कानूनी व्याख्या से आगे बढ़कर सामाजिक आर्थिक परिस्थितियों और सामाजिक आर्थिक न्याय की आवश्यकता को दृष्टि में रखते हुए संविधान और कानून की रचनात्मक व्याख्या करते हुए जनसाधारण के हितों की रक्षा के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना न्यायिक सक्रियता कह सकते हैं या इसको समझ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया न्यायिक सक्रियतावाद, जिसको अपन देखा कि 1980 के दशक से बाद ये शुरुआत हुई। अब हम देखते हैं कि ये जो न्यायिक सक्रियता है उसकी क्या क्या मान्यता है, ये किन किन मान्यताओं को लेकर चलता है। तो सबसे पहले जो ये काम करता है उसमें देखा जाता है कि पहला है जनहितकारी अभियोगों को मान्यता प्रदान करता है। जनहितकारी, व्यक्तिगत हित के लिए कोई नहीं जा सकता, सार्वजनिक हित के लिए ही सुप्रीम कोर्ट इस मामलों में सुनवाई करता है। तो देखिए, न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी भी ऐसे समूह या वर्ग की ओर से मुकदमा लड़ सकता है जिसको उसके कानूनी या संवैधानिक अधिकारों से वंचित कर दिया गया है। कोई गरीब व्यक्ति है, उसकी हिम्मत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट तक जाए, तो कोई ऐसी संस्थाएं या वर्ग या कुछ समूह है जो उसके पक्ष को लेकर हमारे किसी बड़े न्यायालय में जा सकता है और उनके अधिकारों के लिए लड़ सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गरीब, अपंग अथवा सामाजिक आर्थिक दृष्टि से दलित लोगों के मामले में आम जनता का कोई आदमी न्यायालय के समक्ष बात ला सकता है। न्यायालय अपने सारे तकनीकी और कार्यविधि संबंधी नियमों की परवाह किए बिना लिखित रूप से या लिखित रूप मात्र देने से ही उसकी कार्रवाई करेगा। ठीक है, बिल्कुल आसान कर दिया, किसी प्रकार के एक तकनीकी फॉर्मेलिटी नहीं करेगा, तुरंत उसकी जो याचिका है उसको स्वीकार कर लेगा। भारत में इसकी शुरुआत भागलपुर, बिहार जेल में विचाराधीन बंदी रखे गए कैदियों से हुई। ऐसे कई मामले सुप्रीम कोर्ट ने उठाए। बिहार की इन जेलों में सैकड़ों विचाराधीन कैदी किसी अदालती कार्रवाई के बिना ही वर्षों से सड़ रहे थे। इनकी ओर से न कोई जमानत देने वाला था, न कोई वकील था। अतः सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि बिना कारण किसी को जेल में बंदी न रखा जाए। गत दशकों में सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियोगों से लगभग कई ऐसे मामले सुलझाए, जैसे आगरा प्रोटेक्शन होम केस, मुंबई के पटरीवासियों का मामला, सुनील बत्रा बनाम दिल्ली प्रशासन, तिलोनिया के श्रमिकों केस, ऐसे कई हैं जो बिल्कुल हमारे सुप्रीम कोर्ट ने जनहित अभियोग के माध्यम से सुलझाने का काम किया। दूसरी इसकी जो मान्यता है वो ये है कि न्यायिक, कानूनी न्याय के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक न्याय पर भी बल देता है। न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत संविधान की भावना को दृष्टि में रखते हुए इस विचार को अपनाया कि देश के दीन अर्थात गरीब और दलितों के प्रति न्यायालयों का विशेष दायित्व है। अतः न्यायालयों को कानूनी न्याय से आगे बढ़कर आर्थिक सामाजिक न्याय प्रदान करना भी उसका एक भूमिका बनती है, उसको प्रयत्न करते रहना चाहिए। अगला है शासन की स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण, यानी हमारे जो शासन व्यवस्था है वो अपनी जो स्वेच्छाचारिता और जो तानाशाही या जो अपना अकर्मण्यता का रवैया अपनाता है उस पर नियंत्रण करना बेहद जरूरी है। तो क्या है, देखिए, कार्यपालिका अपनी स्वविवेकी शक्तियों के आधार पर स्वेच्छाचारिता का मार्ग अपना लेती है। न्यायिक सक्रियता के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि विवेकात्मक शक्तियों के अंतर्गत सरकार की कार्रवाई विवेक सम्मत होनी चाहिए तथा इस कार्रवाई को संपन्न करने के लिए जो कार्यविधि अपनाई जाए वह कार्यविधि भी विवेक सम्मत और उत्तम एवं न्यायपूर्ण होनी चाहिए, जिससे उसके अपने दायित्व का आभास होता रहे। अगला है शासन को आवश्यक निर्देश देना। देखिए, न्यायिक सक्रियता के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने विभिन्न जांच एजेंसियों को अपना कार्य ठीक ढंग से करने के निर्देश दिए हैं। जो भी हमारी गृह मंत्रालय की एजेंसी हैं उनको बिल्कुल ही निर्देश दिए हैं। भ्रष्टाचार से जुड़े कुछ मामलों में न्यायालय ने जांच की निगरानी का कार्य प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में लिया है, जैसे हवाला कांड हो, चारा घोटाला हो
गुजरात के सांप्रदायिक दंगे हो, ऐसे कई मामले हैं जहाँ पर हमारे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट उस पर इन्वॉल्व होकर उसको काम किया है। 1996 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रधानमंत्री को निर्देश दिया कि कर्नाटक तमिलनाडु के मध्य कावेरी जल विवाद को हल करने का प्रयत्न करें। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा से ही शिक्षा पर, बाल श्रम समाप्त करने पर, दुर्घटनाओं को रोकने, बीमारियों की रोकथाम, भूमि अतिक्रमण, पर्यावरण की रक्षा पर आवश्यक समय समय पर इस प्रकार के निर्देश दिए हैं ताकि सब कुछ सुरक्षित बना रहे और सबको न्याय मिलता रहे। ठीक है, तो इन सभी आधार को मानते हुए हमारे सुप्रीम कोर्ट इस न्यायिक स्थगितवाद की शक्ति का उपभोग करता है और हमारी जनता को न्याय देने का काम करता है।